बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कामरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर जीपीएस का फंक्शन मौजूद है। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर जीपीएस का इस्तेमाल है। इसके अलावा और बहुत जगहों के ऊपर। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को जीपीएस के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाही दें, ताकि उनको पता चले कि जीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसीलिए हमने बड़ी मेहनत से आज का ये लेक्चर तैयार किया है आपके लिए। और इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जीपीएस क्या होता है, जीपीएस सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे कि जीपीएस सिस्टम आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से वजूद में आया, कैसे कैसे वजूद में आया। फिर हम आपको बताएंगे कि जीपीएस सिस्टम की तरह जो दूसरे सिस्टम हैं, नेविगेशन सिस्टम्स, वो कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर। फिर हम आपको बताएंगे कि जो जीपीएस सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसने बनाया है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जीपीएस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर हम बताएंगे कि जीपीएस सिस्टम से क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसके हिस्से हैं। फिर हम बताएंगे कि जो सैटेलाइट्स जो हमारे स्पेस में हैं उसका जो कॉन्स्टलेशन है वो किस तरह का है, कैसे काम करता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, सैटेलाइट की फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, सैटेलाइट की सर्विसेज क्या हैं, जीपीएस के जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स की जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो क्या काम करती हैं, सैटेलाइट सिग्नल कोड्स डाटा कैसे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे जीपीएस रिसीवर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और जीपीएस रिसीवर के अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। तो इनके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि लेक्चर बहुत मेहनत से तैयार हुआ है, आप इस लेक्चर को सुनकर, देखकर, समझने की कोशिश करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी एक मुकम्मल तफसील है आपके लिए बुनियादी, और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत कारआमद होगा। चलिए तफसील के अंदर हम आ गए हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम जो है वो एक किस्म का रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और ये हमें हमारी लोकेशन बताता है, वेलोसिटी बताता है और टाइम बताता है, और उन सॉफ्टवेयर्स को बताता है जो कि हमें लोकेशन वगैरह निकाल के देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्मार्टफोन है, इसके अंदर ये लोकेशंस आती हैं, और लोकेशंस को, इन डाटा को प्रोसेस करके जो सॉफ्टवेयर हमारे इसके अंदर होता है स्मार्टफोन्स के अंदर, या जो हमारे सेट्स होते हैं जीपीएस सिस्टम के जो रिसीवर्स के सेट होते हैं उनके अंदर ये डाटा आता है। और आने के बाद वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस होने के बाद हमें हमारी लोकेशन और हमारी स्पीड और डिफरेंट डाटा हमें मिलता है। बहरहाल ये रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि ऐसा नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन आपको पता है कि जहाज़ रानी इसको बोलते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट्स भी जो चलते हैं वो नेविगेशन सिस्टम के तहत चलते हैं, शिप्स चलते हैं नेविगेशन सिस्टम के तहत। और रेडियो इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर रेडियो वेव्स या जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो यूज़ होती हैं। और सैटेलाइट, चूंकि सैटेलाइट स्पेस में होते हैं तो इसलिए इनको सैटेलाइट सिस्टम का नाम दिया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाएं तो सबसे पहले जो ये सिस्टम यूज़ हुआ था वो वर्ल्ड वार टू में हुआ था। वर्ल्ड वार टू के अंदर एक सिस्टम बनाया गया था, जियो पोजिशनल सिस्टम। ये बनाया गया था जो कि एक लोरा और डेका सिस्टम्स के ऊपर बनाया गया था। लोरा जो था लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम था, और ये वर्ल्ड वार टू के अंदर जहाज़ों और शिप्स को लॉन्ग रेंज में हेल्प करने के लिए बनाया गया था, ताकि लॉन्ग रेंज में जाकर वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकें। तो 1970 के अंदर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया, और जो सबसे पहले जो जीपीएस सिस्टम बनाया गया था उसका नाम था नेव स्टार। उसके बाद जो सिस्टम डेवलप हो गया तो पहला नेव स्टार जो स्पेस में भेजा गया, लॉन्च किया गया, वो 1978 में लॉन्च किया गया। उसके बाद, और ये डेफिनेटली सिस्टम जो था ये मिलिट्री के लिए बनाया गया था। बेसिकली इस सिस्टम का जो मकसद है वो मिलिट्री आर्म फोर्सेस के लिए था।
यानी कि यूएस आर्म फोर्सेस वगैरह के लिए। 1983 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये था कि कोरिया का एक एयरक्राफ्ट था, वो गलती से रशिया में दाखिल हुआ, रशिया ने उसको शट डाउन कर दिया। तो उसके बाद जो अमेरिका के जो सदर थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने इस सिस्टम को सिविल यूज़ के लिए भी इजाज़त दे दी। और उसके बाद 1996 के अंदर जीपीएस जो है वो ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों में, व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और उसके बाद जो है अभी हम लोग आम आदमी जीपीएस सिस्टम जो है वो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है और कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे जो जीपीएस सिस्टम तरह के जो नेविगेशन सिस्टम हैं, उनके अंदर एक ग्लोनास कहलाता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि सोवियत यूनियन यानी कि रशिया ने बनाया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है गैलीलियो, ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। और बीडो 3 जो है वो नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। तो ये 3 सिस्टम जो हैं ये नेविगेशन सिस्टम और भी दुनिया में राइज हैं, चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है वो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसके बारे में आज हमारा लेक्चर है। और जो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर रनिंग है, फंक्शन उसका ऑपरेशन है। उसके बाद आता है ओनरशिप की। ओनरशिप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये जो सिस्टम है जीपीएस सिस्टम, ये यूएस आर्मी, यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था। और इसको जो है वो कंट्रोल और मेंटेन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ही कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो स्पेस फोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो इसको कंट्रोल और मॉनिटर और मेंटेन कर रही है। और मोर स्पेसिफिकली जाएं तो सेकंड स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ऑफ स्पेस डेल्टा 8 इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ जीपीएस। जीपीएस जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, इसके अंदर सैटेलाइट्स होते हैं। नंबर 2, ग्राउंड स्टेशन हैं। नंबर 3, जीपीएस रिसीवर्स हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर ज़मीन के इर्द गिर्द मैनेज किए हुए हैं यूएसए ने, जो कि ये कंट्रोल करने वाले हैं। वो जो हैं वो सिग्नल्स और डाटा जो है ज़मीन की तरफ हर वक्त फेंकते रहते हैं। ग्राउंड स्टेशन जो हैं वो उन सैटेलाइट्स को जो कि डाटा हमें फेंक रहे हैं, जो कि हमारे जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं, उनको कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है ग्राउंड स्टेशन से, जो कि यूएस जो स्पेस फोर्स है उसको कंट्रोल कर रही है। जीपीएस रिसीवर्स जो हैं ये यूजर्स, जिस तरह हम लोग हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, या शिप्स के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो जीपीएस रिसीवर कहलाते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा फंक्शन ये समझ लीजिए कि जीपीएस सिस्टम और जीपीएस रिसीवर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जीपीएस सिस्टम जो है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, सैटेलाइट्स, ग्राउंड स्टेशन और जीपीएस रिसीवर। और हमारे पास जो हैंड हेल्ड जीपीएस होते हैं या शिप्स या एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो जीपीएस होते हैं वो जीपीएस रिसीवर होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सैटेलाइट्स के हवाले से कि सैटेलाइट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, किस तरीके से उनको लॉन्च किया हुआ है। तो उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, यानी कि सैटेलाइट्स का झुरमट या सैटेलाइट का मजमुआ। तो इस हमारे जीपीएस सिस्टम के अंदर 24 सैटेलाइट ऑल द टाइम हमारे पास डाटा भेज रहे होते हैं। और इन 24 सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द इनको मैनेज किया हुआ है। और इसके अलावा 24 सैटेलाइट तो ऑल द टाइम हमारे काम के हैं, हमारे इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। इसके अलावा टोटल जो है 6 सैटेलाइट और होते हैं, यानी कि 24 तो लाजमी तौर पर मैनेज किए हुए हैं उनको। इसके अलावा 6 सैटेलाइट और हैं, टोटल 30 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट में, ऊपर स्पेस में भेजे हुए होते हैं। और वो इसलिए भेजे हुए होते हैं कि अगर किसी एक सैटेलाइट की कोई मेंटेनेंस है, कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला मसाइल है, तो उसकी जगह पे दूसरे सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 30 सैटेलाइट्स जो हैं वो जीपीएस सिस्टम के अंदर लॉन्च किए हुए हैं अमेरिका ने, जिसके अंदर से 24 जो हैं वो अपनी अपनी जगहों के ऊपर चल रहे हैं। उनको उनकी जो है मेंटेन किया जा रहा है। और इन 24 को इस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है कि ज़मीन के इर्द गिर्द 6 ऑर्बिट बनाए हुए हैं, इमेजिनरी, वर्चुअली। और हर ऑर्बिट के अंदर 4 सैटेलाइट रनिंग में होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। और ये उनकी जो पोजीशंस हैं वो मेंटेन इस तरीके से की होती है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सैटेलाइट अगर रिसीवर है तो एटलीस्ट 4 जो सैटेलाइट हैं उनके सिग्नल्स उस जीपीएस के रिसीवर को ऑल ऑफ द अर्थ उसको लाजमी मिलेंगे। इन 24 के अंदर से कोई से भी 4 लाजमी तौर पर सिग्नल्स उसको मिलेंगे, किसी भी जीपीएस रिसीवर को। ये इस तरीके से मैनेज किए हुए हैं, यानी कि 6 ऑर्बिट्स के अंदर, और हर ऑर्बिट के अंदर
4 सैटेलाइट्स। और ये तमाम सैटेलाइट्स जो हैं ये ज़मीन से तकरीबन 20,200 किलोमीटर या 12,550 मील के फासले के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हर जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के इर्द गिर्द एक दिन में 2 मरतबा चक्कर लगाता है, और एक चक्कर इसका 11 घंटे और 58 मिनट्स के अंदर मुकम्मल होता है। यानी कि तकरीबन 24 घंटे में 2 मरतबा चक्कर लगाता है और 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो चूंकि ग्राउंड स्टेशन से इनको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो इनकी स्पीड, इनका जो ट्रैक, हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये सैटेलाइट्स इस तरीके से मैनेज किए हुए होते हैं स्पेस के अंदर, कितने फासले के ऊपर, किस तरह से कितने ऑर्बिट्स के अंदर, और हर ऑर्बिट में कितने। मकसद सिर्फ ये है कि ज़मीन के किसी भी हिस्से के अंदर ऑल द टाइम 4 या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का सिग्नल जो है वो हर जीपीएस रिसीवर को मिल सके। उसके बाद इसकी आ जाती हैं फ्रीक्वेंसीज के इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 3 फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। उन कैरियर फ्रीक्वेंसीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डाटा जो है वो मॉड्यूलेट करके और वो ऑल द टाइम ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। L1 जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी है 1575.42 मेगाहर्ट्ज। L2 जो है वो 1227.6 मेगाहर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसियां हैं जो ऑल द टाइम ट्रांसमिट हो रही होती हैं। उसके बाद जो L5 है वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ जो नए सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर भी अवेलेबल होती है। यानी कि जो न्यू सैटेलाइट्स होते हैं उसके अंदर L1 L2 के अलावा L5 भी अवेलेबल होती है जो कि 1176 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। नए और पुराने से मुराद ये है कि शुरू में जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तो एकदम से 24 सैटेलाइट नहीं भेजे गए थे, बल्कि कुछ सैटेलाइट भेजे थे, कुछ बाद में भेजे थे, कुछ बाद में भेजे थे। तो उसमें यह है कि इस वक्त जो है जो 30 सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर से 7 सैटेलाइट्स जो हैं वो पुराने वर्जन के हैं और बाकी जो हैं वो नए वर्जन के या नए ब्लॉक्स इसको बोलते हैं उसके हैं। तो लिहाजा L1 L2 और या L5 फ्रिक्वेंसीज वहां से ट्रांसमिट की जाती हैं सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ। वो जो फ्रिक्वेंसियां हैं उनके अंदर CA या P टाइप का डाटा जो है वो भेजा जाता है। CA से बनता है कोर्स एक्विजिशन और P से बनता है प्रिसिशन। उसका हम थोड़ी तफसील आगे बताएंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसीज आपने नोट कर ली हैं तो ये इसकी फ्रिक्वेंसीज है। उसके बाद सैटेलाइट सर्विसेज जो हैं उसके अंदर 2 तरह की सर्विसेज हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, जिसके अंदर CA यानी कि कोर्स एक्विजिशन डाटा आता है जो कि सिविल यूजर्स के लिए होता है, मिलिट्री के लिए नहीं होता। उसके बाद जो प्रिसिशन पोजिशनिंग सर्विस जो डाटा होता है वो US आर्मी या US गवर्नमेंट या US की जो कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं, उनको ये डाटा भेजा जाता है जो कि बहुत ही प्रिसाइज होता है। यानी कि आप उसकी जो एक्यूरेसी है वो इंचेस के अंदर भी हो सकती है। तो आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, जिस तरह हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस का जो डाटा CA यानी कि कोर्स एक्विजिशन डाटा यूज करते हैं। उसके बाद एक बात और भी है, वो ये है कि जो एक्यूरेसी जो होती है, प्रिसिशन जो होती है हमारे डाटा की, हमारी लोकेशन की, वो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि जो GPS रिसीवर है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, किसी अच्छी कंपनी का है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेन जो डिफरेंस है जो कि US की जो मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट जो टीम है उन्होंने ये 2 स्टैंडर्ड बना दिए हैं। आम पब्लिक के लिए, सिविलियंस के लिए फॉर फ्री कोर्स एक्विजिशन, और दूसरा जो है प्रिसिशन डाटा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे सैटेलाइट क्लॉक्स। तो सैटेलाइट जो है वो डाटा जो भेजता है जमीन पे ऑल द टाइम, वो डाटा, उस डाटे के अंदर टाइम डाटा भी होता है, उसके अंदर टाइम भी होता है। जब भी वो कोई डाटा वहां से कोड डाटा भेज रहा होता है तो वो उसके साथ टाइम भी भेज रहा होता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। उसकी वजह ये होती है, जब वो डाटा नीचे आता है तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कि ये डाटा कितनी देर में रिसीवर पे पहुंचा है, GPS रिसीवर पे पहुंचा है। उसकी वजह ये है कि GPS रिसीवर दुनिया में किसी भी हिस्से में हो सकते हैं और उनका फासला जो है वो सैटेलाइट से वेरी करता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो जब वो डाटा उसके पास डाटा पैकेट पहुंचेगा रिसीवर पे तो साथ में उसमें टाइम भी होगा कि ये डाटा इस वक्त वहां सेंड किया गया था। तो उसके बाद फिर वो कैलकुलेट करता है GPS रिसीवर का सिस्टम
कि डाटा कितनी देर में पहुंचा है और उससे फिर बाकी डाटा कैलकुलेट किया जाता है। तो इस काम के लिए सैटेलाइट के ऊपर जो क्लॉक्स जो होती हैं वो इंतहाई अहम यानी कि रूबिडियम या सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जो कि इंतहाई एक्यूरेट डाटा देती हैं। और साथ साथ में जो यूनिवर्सल टाइम क्लॉक जो जमीन पे है यूटीसी, उसके साथ भी डाटा वो मैच होता रहता है और ग्राउंड पे जो स्टेशन पे जो टीमें होती हैं वो भी इसको वेरीफाई करती रहती हैं। तो क्या हुआ, एक तो इसके अंदर एटॉमिक क्लॉक्स जो कि इंतहाई प्रिसाइज बहुत एक्यूरेट होती है वो लगाई जाती हैं। इवन देन उनको रीचेक किया जाता है अगर कोई इसमें आगे पीछे हो, गलती हो किसी भी उसकी ट्रैवलिंग की वजह से, फ्लाइंग की वजह से, स्पेस क्राफ्ट की, तो सैटेलाइट की, तो उसको फिर एडजस्ट कर दिया जाता है यूनिवर्सल टाइम क्लॉक के साथ, जो कि ग्राउंड स्टेशन पे स्पेस फोर्स जो अमेरिका की है वो उसको मॉनिटर कर रही है, ताकि जितने भी हमारे जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं उनके टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, फर्क ना आए। उसके बाद जो है जो सैटेलाइट जो सिग्नल कोड जो फेंकते हैं नीचे, जो ट्रांसमिट करते रहते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 जो है वो इसको कहते हैं PRN कोड। PRN कोड, PRN से बनता है सीडो रैंडम नॉइस। तो ये कोड एक ऐसा होता है जिसके अंदर सैटेलाइट की आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि आपके पास अगर 24 सैटेलाइट हैं तो हर किसी की आईडी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो बताया जाता है जीपीएस रिसीवर जो नीचे हमारे पास होता है कि ये जो डाटा आ रहा है वो किस सैटेलाइट का है। उसके बाद जो दूसरा जो डाटा होता है उसको बोलते हैं, मुश्किल मुश्किल लफ्ज हैं, इससे परेशान आपने नहीं होना, इन्फेमेरिस डाटा है। इसके अंदर जो टाइम होता है, करंट टाइम, जिस वक्त आपने डाटा वहां से ट्रांसमिट किया सैटेलाइट में वो, और उसके बाद उसकी हेल्थ और उसकी लोकेशन, यानी कि लोकेशन किसकी, हमारे सैटेलाइट की, जिस सैटेलाइट से डाटा आया है। आईडी जो है वो PRN कोड में होगी उस सैटेलाइट की। उसके बाद जो दूसरा जो है ये वाला डाटा जो है एम्फेमेरिस डाटा जो है, उसके अंदर उस सैटेलाइट की जिससे सिग्नल आया है उसकी लोकेशन और उसका टाइम कि किस वक्त वो डाटा ट्रांसमिट हुआ है और उसकी हेल्थ क्या है, यानी कि सैटेलाइट की हेल्थ क्या है। ये डाटा ऑल द टाइम आता रहता है। उसके बाद जो तीसरा डाटा है वो है एल्मेनिक डाटा, जो कि स्टेटस ऑफ ऑल जीपीएस सैटेलाइट कंसोलेशन, ये जो 24 जो सैटेलाइट्स हैं एक झुरमुट के अंदर, वो सब का स्टेटस इसमें बताता रहता है, ताकि नीचे जो सैटेलाइट रिसीवर्स हैं वो आराम से और अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ वालों को वो उनको लॉक कर सकें, और अगर किसी सैटेलाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिजेक्ट कर सकें। और यही इंफॉर्मेशन जो है जो ग्राउंड स्टेशन वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये आईडीज और लोकेशन और करंट टाइम इसमें से आ रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा जो है वो जीपीएस रिसीवर काम कैसे करता है। जीपीएस रिसीवर जो है हमारा काम इस तरीके से करता है कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो डाटा ट्रांसमिट करते हैं, और जो जीपीएस रिसीवर है वो डाटा उसको रिसीव करके तो वो टाइम मेजर करता है। टाइम किसका मेजर करता है कि जो वहां से फ्रीक्वेंसी आई है वो कितने टाइम में पहुंची है हमारे, यानी कि जो सैटेलाइट है वहां से जब सिग्नल चला और नीचे जो जीपीएस रिसीवर है जिस तरह हमारे स्मार्टफोन है, यहाँ तक आने में उस सिग्नल को कितना टाइम लगा, तो उसको जो है ये टाइम को मेजर करता है हमारा जीपीएस रिसीवर सिस्टम, यानी कि जैसे कि हमारे ट्रैकिंग सिस्टम है ये हमारे जीपीएस जो कि स्मार्टफोन के अंदर है। उसके बाद दूसरी जो खास बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कम से कम 4 या 4 से ज्यादा सैटेलाइट्स का जो सिग्नल है वो इसको चाहिए होता है एक प्रॉपर अच्छी तरीके से डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और उसमें से तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें निकालने के लिए, तमाम रिक्वायर्ड उसमें जो भी हमारे मालूमात हैं वो निकालने के लिए उसको 4 या 4 से ज़्यादा चाहिए होते हैं सिग्नल्स। और अगर इनसे ज़्यादा, और हमारे जो जीपीएस के जो रिसीवर्स होते हैं वो आम तौर पर तकरीबन 8 सैटेलाइट के जो डाटा होते हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है। उनमें फिर 8 में से वो देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जिनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली वो नज़दीक होंगे, जो नज़दीक सैटेलाइट होंगे उनकी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ वाले होंगे उनको वो लॉक करेगा, 4 या 4 से ज़्यादा जो भी उसे पॉसिबल हुए। उसके बाद उनसे जो डाटा निकालेगा कैलकुलेट करके वो निकालेगा उसमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है उसके हम तफसील से बाद में कोई वीडियो बना देंगे या आपको मैसेज भेज देंगे। लॉन्गिट्यूड जो हमारा होता है
ये ऐसी डिग्रीज होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ हमारी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनसे हम लोकेशन मालूम करते हैं। लैटिट्यूड जो है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट होता है, और वो इक्वेटर जो होता है सेंटर में उससे ऊपर या नीचे होता है। और अल्टीट्यूड जो है वो हमारी हाइट होती है सी लेवल से ऊपर। तो ये तीन चीज़ें निकालती हैं उसके अपना डिस्टेंस से, और उसके डिस्टेंस बिटवीन जीपीएस सैटेलाइट एंड जीपीएस रिसीवर। उसके बाद फिर मज़ीद जो है कैलकुलेशन करके वो फिर सॉफ्टवेयर का काम होता है जीपीएस रिसीवर के अंदर कि ट्रिप डिस्टेंस, जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ से कराची से लाहौर जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना उसका फासला है। तो फिर उस कैलकुलेशन के मुताबिक तो फिर वो ट्रिप डिस्टेंस निकालेगा, स्पीड निकालेगा, बेयरिंग यानी कि इसकी डायरेक्शन, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, ट्रैकिंग, सनराइज और सनसेट टाइम वगैरह, वो तमाम डाटा उसमें से सॉफ्टवेयर जो है कैलकुलेट करके निकालेगा। और इसी के अंदर जो हमारे जो मैप्स होते हैं, जो खुद बनाए हुए मैप्स हैं या गूगल मैप्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके, उनको शामिल करके तो सारा डाटा यूज़र को वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है जीपीएस रिसीवर के हवाले से कि जीपीएस रिसीवर की सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर एक तो मैंने आपको बताया है कि टाइम चाहिए होता है, टाइम नोट किया जाता है कि सिग्नल जो है वो सैटेलाइट से किस टाइम पे निकला है और किस टाइम पे पहुंचा है, कितना टाइम इसने लिया है जीपीएस रिसीवर तक पहुंचने में। एक तो वो टाइम नोट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल है वो है डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब सैयारा नज़दीक आता है या दूर जाता है, या हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं हाई स्पीड के होते हैं, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सिस्टम्स होते हैं, वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो जो सिग्नल हैं उनका जो फेज एंगल है वो चेंज हो जाता है। तो उससे भी उनकी मूवमेंट, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी जो है वो मालूम की जाती है डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल के तहत। कि जो उस मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर एक ट्रेन आ रही है और वो विसल दे रही है, आप वो खड़े हुए सुन रहे हैं, तो शुरू में आपको उसकी विसल जो है वो बारीक बारीक लगेगी, उसकी पिच ज़्यादा होगी, और जो जो नज़दीक आएगी उसकी आवाज़, उसकी विसल की आवाज़ मोटी होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि उसके जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसकी वेव्स होती हैं, वो कंप्रेस होती हैं या वो खुल जाती हैं। तो उससे उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, या उसकी यूँ समझ लीजिए उसके फेज एंगल चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो उसके टोन जो है वो डिफरेंट लगती है। इन द सेम वे जब हमारा जो है यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है वो भी फ्लाई कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और नीचे अगर कोई एयरक्राफ्ट है, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, वो भी ट्रैवल कर रहा है, तो उससे उस फ्रिक्वेंसी के फेज एंगल में फ़र्क आ जाता है। उसको भी कैलकुलेट करता है हमारा जीपीएस रिसीवर, और उससे हमारी वेलोसिटी वगैरह का पता चलता है। उसके बाद जो जीपीएस रिसीवर्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो ट्राइलेटरेशन प्रोसेस होता है, जो कि एक स्पेशल प्रोसेस है जो कि इन तमाम डाटा को हैंडल करता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जीपीएस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको जीपीएस के बारे में समझ में आ गया होगा कि जीपीएस काम क्या करता है, कैसे काम करता है। फिर भी हम मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके अंदर जो है वो 24 सैटेलाइट होते हैं जो ऑल द टाइम जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और साथ में टाइम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। उसके बाद इन जो सैटेलाइट्स 24 सैटेलाइट्स होते हैं, इनको ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जा रहा होता है, मॉनिटर किया जा रहा होता है। और तीसरी चीज़ होती है जीपीएस रिसीवर, वो उनके सिग्नल्स को रिसीव करके, प्रोसेस करके, और हमें जो है वो डाटा देते हैं। मिसाल के तौर पे डाटा कौन कौन से देते हैं वो हमने आपको मज़ीद चीज़ें बताई थी कि वो आपको ट्रैकिंग बताते हैं, सनराइज, सनसेट वगैरह, बेयरिंग, डिस्टेंस वगैरह, ये तमाम डाटा आपको देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।